जो भी हम काम करें, अच्छा वो मजे में क्यों है? उसको अपने कार्य की समझ है कि मैं जो काम कर रहा हूं उसका कितना महत्व है। यहां पर बच्चे आएंगे, उनकी जिंदगी बनेगी। वो नहीं बैठेगा उस कक्ष में, वो कह रहा है कि बच्चे आएंगे, समाज के बच्चे आएंगे, उनकी जिंदगी बनेगी। ये सोच करके वो खुश हो रहा है। तीनों को समान वेतन मिलना है, साइज भी समान है और समय भी समान है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तीन ही प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं। तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं, तीन प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, तीन प्रकार की गाड़ियां होती हैं। कैसे? एक गाड़ी होती है सेल्फ स्टार्ट। कौन सी गाड़ी होती है? जो बोलता है वो जिंदा है, ठीक है। दूसरी गाड़ी है, वो कौन सी है? धक्का स्टार्ट। देखो, एक होता है माइंडफुल लिसनिंग। माइंडफुल लिसनिंग का मतलब है तीसरे प्रकार की श्रेणी वाला व्यक्ति जो खुश है, रिस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन जो पत्नी से लड़ करके आया है, जिसका सुबह पेट साफ नहीं हुआ है, जो कर्ज से दबा हुआ है, उसी पर ध्यान अभी दिए हुए है, अरे मत चिंता करो, सारे कर्ज मुक्त होना है, पूरे विश्व कोई देश कोई नहीं, अभी मजे में हो जाओ। आपने देखा है कभी ये डॉक्टर साहब ऐसे मतलब हर समय इतनी जोश में बोलते हैं, इतने सारी जानकारियां, डाटा कलेक्शन, डाटा सिलेक्शन और डाटा अरेंजमेंट, है कि नहीं? कभी देख करके बोलते हैं मेरी तरह से? और कितने घंटे बोल सकते हैं? 7 दिन प्रतिदिन 8 घंटे बस पानी पी पी के ठोकते हैं। और जब ये बोलते हैं ना, तो आजकल बीपी की मशीन ज्यादा बिकने लग गई है। डायबिटीज की किट बहुत ज्यादा बिकने लग गई है। लोगों का डायबिटीज हो गया है, हाँ, बीपी बढ़ गया है, शुगर लेवल बढ़ गया है। और एक दिन जैसे आज उन्होंने समाज को आईसीयू में घेर रखा है, ऐसे उन लोगों को आप लोग आईसीयू में घेरेंगे और उनकी जो पाइपलाइन होगी वो बटन रिमोट आपके हाथ में होगा, जिनसा भी दबाओगे वहीं से तड़फा डालोगे। बात है समझने की, बात समझने की। बार बार आप बोल रहे हो, उसको आपने अभी समझा नहीं है। भारत की हुंकार है, सरकार है। जिस टोन में मैं बोलता हूं उसी टोन में बोलो आप, ज्यादा जोर मत लगाओ, जोर जहां लगाना होगा बताएंगे। भारत की हुंकार है, सरकार है। ये अभी हम बोल रहे हैं। इसी सेंटेंस को जो व्यक्ति समझ जाएगा वो जिंदा शहीद है। इतने दबे कुचले डरे भयभीत हैं पुलिस से, बदनामी से, प्रशासन से, सरकार से, जेल से, मरने से बहुत डरे हुए हैं। जेएसएम का एक योद्धा कान खोल के सुन लो भाई, जिसने भी मैदान में उतरना है, नंबर 1, किसी प्रकार के भय में नहीं होना चाहिए। अंतिम भय है वो प्राण भय है, जान जाने का भय। एक भय है पद जाने का भय, पद चला जाए, नौकरी छूट जाए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए, जितने ग्रुप्स हैं उन सब में मान भय, इज्जत चली जाएगी, शेयर जरूर कीजिए, है ना जी। और एक भय है वो बल भय,
शक्ति कम हो जाएगी। एक पाश्विक भय है, एक प्राकृतिक भय है, और एक जो भय है वो अमानवीयता का भय है। इन सब में जो सबसे बड़ा भय है वो कौन सा है बताइए? देखो, प्राण भय, धन भय, मान भय, बल भय और अमानवीयता का भय, ये इनमें सबसे बड़ा भय कौन सा है? जोर से बोले। कोई कह रहा सम्मान भय, कोई कह रहा प्राण भय, कोई कहता अमानवीयता का भय, प्राण भय। और बोलिए भाई। देखिए, सबसे बड़ा जो भय होता है इंसान में वो अमानवीयता का भय होता है। अमानवीयता का मतलब क्या है? दीनता, हीनता, क्रूरता रूपी, यानी अपने को दीन मान लेना, हीन मान लेना, क्रूरता पर आ जाना, ये भय है। ये भय है उसके अंदर, अमानवीयता है ये। और इसके साथ साथ आहार, निद्रा, भय, प्रजनन में लिप्तमान हो जाना, पर धन, पर नारी, पर पुरुष और क्रूरतापूर्ण कार्य व्यवहार ही अमानवीयता है। दूसरे के धन पर दृष्टि डालना, दूसरे की नारी की को तकना, जैसे सुनील भाई जी कह रहे थे ना, आत्मवत प्रदारेशु प्रदर्वेशु लोष्टवत, उस प्रकार से दूसरे के धन के ऊपर दृष्टि रखना, दूसरे की मां बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखना और क्रूरतापूर्ण, अन्यायपूर्ण कार्य व्यवहार, ये है अमानवीयता का आचरण। अब देखो, जो इस देश के संसाधनों को लूट रहा है, जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, जो कभी वैक्सीन के नाम से, किसी दूसरी सुविधाएं देने के नाम से, कुछ और किसी के नाम से, जो दूसरे के प्राणों को हनन करने तक भी सोच रहा है, तो वो तो राक्षस, यानी कि राक्षस से भी गिरे हुए श्रेणी में आ गया ना। ऐसे व्यक्ति के पास आत्मबल नहीं होता है। ध्यान दीजिए, आप कई बार ऐसे डर जाते हो कि यार ये बड़ा सिस्टम है, ये तो बड़ा मक्रजाल है, ये जो है ना, ये तो इनके पास सारा तंत्र है, ये है वो है, ये हमें उजाड़ देंगे, मार देंगे। ये तभी तक करते हैं जब तक हम डरते हैं। कुत्ता और पुलिस दोनों के सामने आप कोई भी बात हो तो भाग लीजिए। कुत्ता काटेगा, पुलिस वाला डंडा मारेगा। आप खड़े हो जाइए, पुलिस वाला डंडा नहीं मारेगा। सोचना पड़े, पहले शुरू में भाग करके फिर खड़े होंगे, गड़बड़ हो जाएगी। भागे ही नहीं और चेहरे पर भाव ये ले आए, जबरदस्त खूंखार रोल वाले। उसको सोचना पड़ेगा कि पता नहीं किस बला से मैं टक्कर ले रहा हूं, क्योंकि वो डरता है ना, वो अमानवीयता का व्यवहार कर रहा है, वो डरेगा वहां पर। दूसरा, ध्यान दीजिए, जो पुलिस से, अपमान से, सरकारी तंत्र से, षड्यंत्र से और जेल से और मृत्यु से ना डरे, वो जी चाहे सो करे। उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ले कर सकता है क्या कोई? जब मुझे ये सोच लिया कि मेरे को कोई अपमानित करेगा, क्या कर लेगा, मैं जो हूं वो हूं ही, मेरे को जेल से ज्यादा कहीं ले जा नहीं सकते, अंतिम हथियार फांसी का है वो दे नहीं सकते,
जेल में रखेंगे तो उनका जमाई बन करके रहूंगा, मेरी पूरी सुरक्षा करेंगे, टाइम पर रोटी मिलेगी, टाइम पर अखबार मिलेगा। ये देखो राव साहब सही राम जी हंस रहे हैं, अनुभव लेके आ रहे हैं ना। न फोन की हेडेक्स, ना रोटी का चिंता, ना कोई सुरक्षा की चिंता, वहां तैयारी करने का समय मिलता है। सुबह जल्दी उठेंगे, उठ करके बढ़िया तेल मालिश करेंगे, दंड बैठक लगाएंगे, आसन व्यायाम प्राणायाम करेंगे मस्ती के साथ, फिर टहलेंगे। पूरी बगीची बागवानी लगा रखी है, फवारे चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहे, फूल खिले हुए हैं। योगाभ्यास करेंगे, करवाएंगे, 2-4 योद्धा और तैयार कर देंगे बातों बातों में, चाल चाल में ही। और वो जो योद्धा है वो असली योद्धा है। वो बड़ा घर जो है वो एक आश्रम है, उसमें लगभग 70% व्यक्ति निर्दोष जाते हैं, 70%। और जो 30% भी गए हैं उनमें से 25% वो व्यक्ति होते हैं जो मजबूरी में उन्होंने ये कदम उठाना पड़ा। कोई भी 5% उनमें से ऐसे हैं जो हैबिचुअल हैं, कोई भी क्राइम करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से करते हैं, वो हाथ नहीं लगते हैं। जो व्यक्ति दुष्टताई करता है वो हाथ नहीं लगता है, फंसता दूसरा है, उसको रास्ते का पहले पता है। ठीक है, तो भाई एक तो ये भय निकालो दिमाग से। यदि थोड़ा सा भी भय है किसी को लूटने का, अब बार बार करेंगे फोन, अजी वो जी ताला लगाने के लिए नोटिस आ गया है जी, क्या करें जी। कितनी बार बताएंगे भाई क्या करें। आपने जब आवेदन बना करके दे दिया, आपका जो वकील 1-1.5 लाख रुपया आपसे लेता वो आपको फोकट में मिल गया, आप उसको लगाओ तो गे। ताला तोड़ने के लिए, ताला लगाने के लिए आ रहे हैं, सीज कर रहे हैं प्रॉपर्टी को या और कुछ कर रहे हैं, तो आप कॉल कीजिए अपने साथियों को। आप कॉल करते हो रविंदर जी को, कुलदीप जी को, डॉक्टर साहब को या सुनील जी को। अरे वहां क्या रखा है भाई, उन्होंने तो आपको वेपन दे दिया लोड करके, और ट्रैगर दबाने वो आएंगे, कहां कहां जाएंगे। क्यों जी। तो करना क्या है, प्रत्येक साथी को कम से कम 10 व्यक्ति तो ऐसे हों जो उसके लिए आधी रात, इन ग्रुप में ऐसा हो जो एक दूसरे के सुख दुख के लिए आधी रात को मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। 10 साथी एक व्यक्ति के साथ। और उन 10 के साथ 10-10 हैं तो 90 वो हो गए, 9 रहे ना, एक खुद हो गया, कितने हो गए। आप सोच के देखिए, बड़े से बड़े आंदोलन में 100 व्यक्ति फिदाई नहीं आ जाए कहीं से भी, 3 ही काफी हैं। 3, मैं कमांडो ट्रेनर भी हूं। 3 आदमी कैसे, 3 आदमी सिर पर कफन ये बांध लें कि मेरे भले ही प्राण चले जाएं पर मेरे साथी को चोट नहीं लगना चाहिए, और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, हजारों की भीड़ को आगे कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज हमने प्रैक्टिकल की हुई है शराबबंदी आंदोलन में। अखाड़ा चलाता हूं, व्यायामशाला है, और वहीं सोते थे 30-35 पहलवान, सदाई रहे हैं। अब हमने योजना बनाई कि जो भी शराबी हो, कोई भी हो, आज 11 बजे के बाद ऑपरेशन शुरू होगा। 3 आदमी चलेंगे, और लाठी तो नहीं थी कि जो भी आए थप्पड़ मारेंगे, जिसको भी, जो भी गली में है क्यों 11 बजे के बाद गांव की घटना है। अब मारते गए और जिसको भी लगे वो भाग जाए, बोले नहीं, भर जाए, भाग जाए, घर की तरफ छुप जाए, कहीं भी आगे से ऐसे भाग लिए सब। किसी ने भी विरोध नहीं किया, किसी ने भी। आप सोच के देखिए, भीड़ का यही हाल होता है। भीड़ केवल भेड़ हैं,
संगठन में ताकत है। एक उंगली को मारेंगे, उंगली टूट जाएगी। सारे मिला के मारेंगे, अगले की नाक को तोड़ देंगे, है कि नहीं? पंच हो गया ना फ्रेंड। अब देखिए, एक सूत का धागा है, उसको बिल्ली को बांधेंगे तो धागे को तोड़ देगी वो। अनेक सूत के धागे मिला दिए, रस्सा बना दिया, हाथी को बांधेंगे, वो भी काबू में हो जाएगा। ये संगठन की शक्ति है। एक दांत जाड़ से रोटी नहीं खा सकते, सभी मिल गए चून बना देते हैं, है कि नहीं? संगठन अर्थात समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संवाद, संपर्क, सहयोग। देखो, एक एक शब्द इतना ताकतवर है। इस शब्द पर आप चिंतन करेंगे ना तो ये बहुत कुछ है। संपर्क, संवाद और सहयोग, 3 शब्द हो गए ये। चौथा हो गया के द्वारा विकेंद्रीकृत शक्ति को केंद्रीकृत कर देना। यानी जो शक्ति है संगठन को बनाने की, जो ताकत है, वो 3 चीजों में निहित है। पहले संपर्क करेंगे, संपर्क करके संवाद करेंगे, जैसे अब यहां हो रहा है। संवाद करके एक दूसरे का सहयोग की भावना में आ जाएंगे। जो सहयोग भाई नहीं कर पा रहा था, पत्नी नहीं कर पा रही थी, बच्चे नहीं कर पा रहे थे, पड़ोसी नहीं कर पा रहे थे, वो संगठन का भाई मेरा सहयोग कर रहा है, सुख दुख में खड़ा मिलता है आधी रात को। तो उनका भाव और विचार एक सूत्रित हो गया। उनकी एक किस्म से विकेंद्रीकृत शक्ति थी, वो केंद्रीकृत हो गई। जैसे आज सारे चोर चोर मुशेरे भाई हुए हैं, सारे एक सुर में बोलते हैं। पूरी पार्टी में सभी कोई खराब नहीं है, सभी खराब नहीं हो सकते पूरी पार्टी में, पूरे प्रशासन में पूरे सभी खराब नहीं होते हैं। किसी भी जाति में, किसी भी संप्रदाय में, किसी भी मत में, पंथ में, ठीक है, मजहब में, सभी खराब नहीं होते हैं। भूल करके भी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत कर देना, बहुत नुकसान हो जाएगा। एक ही शब्द बहुत है संगठन को बर्बाद करने के लिए। इसलिए संगठन के एक एक योद्धा को पहले समझना है, समझ करके एक दूसरे से संपर्क, संवाद करना है। संवाद तब कर पाएंगे जब हम स्वयं समझ पाएंगे। स्वयं समझे नहीं, दूसरों को समझाने चलते हैं तो सिवाय झिल्लाने और झेलने के लिए और कुछ नहीं मिलता है। फिर ये निराशा हाथ लगती है कि कोई मानता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि पहले तेरी झोली में कुछ है नहीं, सुनेगा क्यों कोई? तो अपने को पहले योग्य बनाना है, उसके लिए ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग लेने के पश्चात, योग्य बनने के पश्चात आपने क्या करना है? यहां आपने सुना है, आप भूल जाएंगे, बहुत सारी बातें भूल जाएंगे। जिन्होंने लिखा है तो कुछ कुछ दोहरा लेंगे, याद रह जाएंगे। और जिन्होंने करके देखा है, अर्थात दूसरे साथी को बताना शुरू कर दिया है, वो याद रहेंगे। जिन्होंने जीना शुरू कर दिया है, नहीं तो फिर क्या होता है, उपदेश हवा में उड़ जाता है। जब तक खुद नहीं जिया है तब तक कोई सुनता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी डाटा है उसका कलेक्शन कीजिए। जो बातें यहां न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत डॉक्टर साहब बता रहे हैं, सुनील भाई जी बता रहे हैं, रविंद्र जी बता रहे हैं, सोम भाई जी बता रहे हैं, अक्षय जी, नरेंद्र जी, जो भी आएंगे और बताएंगे, तो पहले उन डाटा को आप कलेक्ट कर रहे हो।
उसके बाद में उनमें से सिलेक्ट कर लीजिए कि तेरे काम की बात कौन सी है, कौन सी बातों पर तेरा अधिकार है, उसको सिलेक्ट करिए। उनमें से सिलेक्ट करके उसका अरेंजमेंट करिए, प्रबंधन कीजिए कि कौन सी बात पहले बोलना है, कौन सी बाद में, कौन सी बाद में, कौन सी बाद में। किस लेवल के व्यक्ति के साथ मैं बात कर रहा हूं, कौन व्यक्ति बैठे हैं। और ध्यान देना भाइयों, जब भी आप संगठन के तहत कहीं भी मिलने जा रहे हो तो सबसे बड़ी बात यह है, अगर जोड़ना किसी को चाहते हो तो अगले का सम्मान बनाए रखना। भले ही वो हुक्का पी रहा है, शराब पी रहा है, शराब पिए हुए है, ताश खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे बकरे भी क्यों ना काट रहा है, उसके निजी जीवन पर सीधी चोट करेंगे तो आपके ऊपर पत्थरों की चोट आएगी। आपने क्या करना है, आपने उस समाज में से, उस भीड़ में से कुछ मोती चुनने हैं, तो आप सभी का सम्मान बना करके बोलिए। लड़ाई किससे, ये समझिए। तो हम किसी एक सिस्टम को कोसते रहेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो सारे समाज के व्यक्ति हैं। तो इसमें सबको जोड़ना है, जोड़ने का काम करना है संवाद के द्वारा। आप किसी का 1000 बार सम्मान करें, 1000 बार प्रशंसा करें, भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। एक बार अपमान कर दे, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसलिए संगठन के प्रत्येक भाई ने इस बात का ध्यान रखना है कि मैं भी इस समाज का अंग हूं और मुझे इन साथियों को सहयोग देना है, इनसे सहयोग लेना है। मैं इनका सहयोगी बनना चाहता हूं। मैं इनसे ज्यादा नॉलेज वाला नहीं हूं, बड़ा नहीं हूं। ऐसे धरातल पर खड़ा होकर के बात करना पड़ेगा। अपनी वीआईपी कल्चर को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप समाज में जा रहे हैं और आपकी कल्चर इतनी हाई फाई है तो वो सोचेंगे कोई कंपनी के ही व्यक्ति हैं, प्रायोजित प्रोग्राम है। और एक किसान की तरह से किसानों के बीच में एक जो भी जिस प्रकार की आप बात रखना चाहते हैं उसी लेवल में जाकर के उनके हृदय में बैठ करके जब बात रखते हैं तो वो बात पकड़ में आती है। तो संवाद करना है। संवाद करते समय बहुत सावधानी से शब्दों का चयन है। जैसे शाम को एक फोन आता है और वो कहते हैं डॉक्टर साहब को कि ऐसे ऐसे आए थे बैंक वाले और हमने कह दिया कि पहले हमारे आवेदन का उत्तर दे दो, फिर जो करना कर लियो। ये गड़बड़ हो गया, यहीं से गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? और सभी ऐसा बोल रहे हैं। उसमें एक शब्द जोड़ दो, हमारे आवेदन का संतोषजनक उत्तर दीजिए। है कि नहीं? अब ये संतोषजनक जो शब्द आपने लगा दिया है यहां पे, तो इसमें संतुष्ट हमें कर नहीं पाएंगे। तो गेंद हमारे पाले में है। आपने उत्तर मांगा था, उन्होंने उत्तर दे दिया, तो ताला लगाएंगे। गड़बड़ हो गया सारा ना। एक शब्द की बात है ये, देखिए डॉक्टर साहब यही कह रहे थे। ठीक है, ऐसे ही कहीं पर भी आप पंगा लेंगे, अभी मुझे पूरी ये संभावना है, क्योंकि एक बार जिसने ट्रेनिंग ले लिया वो जवान चुप बैठ ही नहीं सकता। अगर उसमें थोड़ा सा भी शहीदों का खून रगों में दौड़ रहा है तो। लेकिन बिगाड़ भी सबसे ज्यादा वो ही करता है जो कम समझा हुआ है, जोश जोश में बिगाड़ कर देता है। तो जोश के साथ होश भी रखना है। पंगा वहीं लो जिसमें आप यूं सोचो कि मुझे 100% इसमें विजय मिलेगी, वहां पंगा ले लो। नहीं तो अभी शक्ति बढ़ाने में लगाओ ताकत, शक्ति बढ़ाने में ताकत लगाओ। संगठन में यदि आपने मान लीजिए संगठन कोई बड़ी सामूहिक शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम जैसे बन रहा है नवंबर में, उसके लिए संगठन आह्वान करता है।
उसके लिए दिलो जान से, जी जान से हम नहीं लगे, तो उसके बाद क्या होगा? संभावित संख्या यदि नहीं पहुंचती है तो जड़ दिख जाएंगी। और आपने पता है, पहले वर्षा ऋतु में छोटे छोटे पौधे लेके आते थे बच्चे और कहते थे ये नहीं लगेगा, इसकी जड़ दिख गई। जड़ दिखने का मतलब है कमजोरी दिख जाना शत्रु को। तो ये ताकत दिखाने का समय है। एक एक योद्धा 10-10 तो ऐसे तैयार रखे कि वो एक कॉल में 5 से 10 मिनट में उसके पास पहुंच जाए, 5 से 10 मिनट में। और जब 10 पहुंच गए तो 100 आ गए, वो भी तो 10-10 वो करेंगे ना। और वो पहुंच गए तो वो ऐसे पहले अपने को संगठन में संपर्क, संवाद और तीसरा बोलिए सहयोग, ये अनिवार्य है। दूसरी बात, संगठन प्रतीकात्मक रूप से मैं बोलूं तो संगठन के अंदर 4 चीजें जरूरी हैं। आपने विष्णु भगवान का चित्र देखा है? देखा है विष्णु भगवान का? क्या क्या है उनके पास? कोई बात नहीं, मान लेते हैं, एक बार दिखा तो रखा, वो मान लेते हैं। मान लो मूलधन 100 रुपए। अच्छा ये बताओ, 2 और 2 कितने होते हैं? क्या 4? संख्या। 2 और 2 4 होते हैं, पर क्या होते हैं? संख्या। संख्या आपको करोड़ों अरबों की दे दें आपको वो संख्या लिख करके आपके बही में, आपके पास क्या है? कोई वस्तु है? यही तो हो रहा है हमारे साथ। एक होता है शब्द, एक होता है उसका अर्थ, और एक होती है वास्तविकता। ये क्या किया है जो फ्रॉड चल रहा है? वास्तविकता को छुपा ले गए, हमें केवल संख्या पकड़ा गए, कागज की रसीद पकड़ा गए, हुंडी पकड़ा गए। उसकी जो वास्तविक वस्तु थी वो उसके दर्शन भी नहीं होने दिए। इसलिए काल्पनिक चित्र हैं ये, जैसे काल्पनिक संख्याएं बैंक में दर रखी हैं आप लोगों ने। काल्पनिक चित्र विष्णु भगवान का है, उसमें भैया ने बताया कि एक तो है शंख, है कि नहीं? दूसरा है चक्र, तीसरा है गदा, और चौथा क्या है? पद्म, कमल का फूल। ठीक है, तो देखिए आप कभी नहीं भूलेंगे संगठन के बारे में। सुन लीजिए, शंख है प्रचार का प्रतीक, जन प्रचार करो भाई, शंख है कि नहीं? जो कहते ना, जो दिखता है वो बिकता है, और बोलने वाले के तो डूनोले ही बिक जाते हैं, और चुप रहने वाला सोना लिए हुए भी खाली हाथ लौट आता है। अपने प्रोडक्ट को बोल करके दिखाना भी, प्रस्तुत भी करना और बेचना, बोलना अपने पास है, उसको जन सामान्य तक स्थानीय भाषा में, जिस भाषा में समझ में आती, किसान है तो किसान की भाषा में, अधिकारी है तो अधिकारी की भाषा में, कर्मचारी है कर्मचारी की भाषा में, श्रमिक है श्रमिक की भाषा में, आम जनता है तो आम जनता की भाषा में, हम उस बात को उन तक पहुंचाएं सहज भाव से। जब भी हमारे अंदर आएगा आवेश,
उसी समय हम पड़ जाएंगे कमजोर। कहीं पर भी आप पुलिस के सामने, बैंक कर्मचारी के सामने, टोल के ऊपर, कहीं पर भी सिस्टम से जब लड़ने लगोगे, यदि आप आवेशित हो गए, क्रोध में आ गए, गुस्से में बोलने लग गए, वहीं पर आप कमजोर पड़ गए, उससे काम बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। हमारे साथ जो घटना हुई थी वो तो पंगा हमने जानबूझ करके लिया था। उन्होंने सारे तरीके अपनाए कि मैं थोड़ा सा भी आवेशित हो जाऊं, तो यहां तक भी किया कि बहनों को भी सामने ले आए कि ये थोड़ा सा भी कोई ऐसा हाथ कर देवे या कुछ बोल देवे। हमने उनको बोला, दीदी, बहन जी, मेरे में से कटेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका नहीं कटने देंगे, हम कंपनी को नहीं देंगे डबल। आपको बहन के नाते में 100 के 200 दे सकता हूं, लेकिन कंपनी को नहीं दूंगा। अब किस मुंह से आएगी वो दोबारा उस षड्यंत्र के तहत? नहीं आ सकती ना। अब देखिए, कहने का अभिप्राय यह है कि अगर इस प्रकार की चीजें हैं तो दुश्मन को गुस्सा दिला दीजिए, कमजोर पड़ जाएगा, आवेशित हो जाएगा, कुछ अपशब्द बोलेगा, वहीं से वो खत्म हो जाएगा, मामला ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए, पहला क्या हो गया भाई? शंख। शंख का मतलब जनसंपर्क। शंख का मतलब क्या हुआ? जनसंपर्क करना। ये पहला सूत्र है। जनसंपर्क कौन कर पाएगा? जिसके पास समझ होगी, जानकारी होगी, वही तो संपर्क कर पाएगा ना। दूसरा, चक्र। जनसंवाद पहला हो गया, जनसंवाद कर लेना। फिर दूसरा हो गया प्रचार करना, घूम घूम करके चक्कर चले। कैसे कहते हैं ना, सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। इसको कुल रखना है। इस सूत्र को आप घर में भी लगाइए, संस्था में लगाइए, संगठन में लगाइए, समाज में लगाइए, कहीं पर भी लगाइए। यहां से आप कुल होंगे तो डिसीजन बढ़िया आएगा। वाणी का दोष नहीं करेंगे तो आप मजबूत रहेंगे, और वो तब नहीं होगा जब समझ होगी, नहीं तो अनाप शनाप बोलता आदमी। ध्यान से सुनिए, ध्यान से। अनचाहा बोलने वाले को, ना मन चाहा बोलने वाले को अनचाहा सुनना पड़ेगा। दोहरा लीजिए एक बार इसको। नहीं, मेरे मन में आ गई थी। मन चाहा बोलने वाले को अनचाहा सुनना पड़ेगा, और अनचाहा सुनना ही खतरनाक है। वहीं से वो बिगड़ जाएगा मामला, लड़ाई यहीं से शुरू हो जाएगी। जो बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं वो समाज में हम आपस में लड़ने लग जाएंगे। और यही षड्यंत्रकारी चाहते हैं। कभी वो किसी मत पंथ संप्रदाय के नाम से, कभी किसी जात के नाम से, कभी किसी दूसरे के नाम से, कभी किसी तीसरे के नाम से, ऐसे पासे फेंकेंगे कि आपके अंदर फूट पड़ जाए। सुंदुबंधु, वो जो दो थे, उनकी एक कहानी आती है। वो उन्हें बहुत घनिष्ठ प्यार था, लेकिन कोई बात चल रही थी ऐसे, तो उसमें से क्या किया, एक व्यक्ति ने, भाई दोनों को तो मैं नहीं बता सकता, मैं तो ये घनिष्ठ है इसी को बता सकता हूं। उसको बुलाया और उसके कान में कुछ भी नहीं बोला, और ऐसे ऐसे होठ हिला दिए, तो जाइए। अब दूसरे ने वो जाने के बाद कहा, बताओ क्या बता के गया है? ले, कुछ भी नहीं बताया उसने तो। नहीं, छुपा रहा है, तो मेरे से छुपा रहा। अब इसी बात पर दोनों में वो लड़ाई हुई है, वो घमासान हुआ कि जिंदगी भर उनका आपस में मन नहीं मिला। ये है षड्यंत्र। संगठन में षड्यंत्रकारी भी आएंगे। अभी भी बैठा हो सकता है कोई आपके बीच में ही, और बड़ा संगठन बढ़ेगा तो और ज्यादा आएंगे, प्रायोजित तरीके से आएंगे।
उनकी पहचान हम नहीं कर पाएंगे यदि हम समझदार नहीं हैं तो। और वो यहां बैठे हैं और थैले में एक सांप लेके आ जाएं और वो गद्दे के नीचे छोड़ दें और एकदम यूं कह दे सांप 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 सांप, वो चलेगा तो सब भागेंगे एकदम, शीशा टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा, किसी का सिर फूटेगा, सारा मामला गड़बड़ हो गया। और यही कार्य रामलीला मैदान में, जंतर मंतर पर या उड्डा मैदान में हो जाए तो क्या होगा? बहुत लोग मर जाएंगे। हरिद्वार के अंदर जब गायत्री परिवार का यज्ञ चल रहा था, वहीं यहीं तो हुआ था। वहां तो सांप भी नहीं आया, वहां तो धुआं ही बढ़ा था। यज्ञ का धुआं बढ़ गया, 2-3 भाग लिए, सारे भागने लगे। एक ट्रक तो चप्पल पड़ी थी वहां पर, हम वहीं थे, कोई किसी सुन ही नहीं रहा था। 8-9 व्यक्ति मर गए थे दब करके, किसी ने गोली नहीं चलाई, किसी ने, और सारा तहस नहस कार्यक्रम हो गया जिसमें लाखों आदमी थे। इसलिए बारीकी से एक एक बात को समझना, सजग नहीं होते हम तो जनसंपर्क करें, जन संवाद करें, प्रचार प्रसार। गदा किसका प्रतीक है? जनशक्ति का प्रतीक है। ताकत भी होनी चाहिए। जब दुनिया मंदी है, जोरुनु लखलानत है कमजोरों। दुनिया ताकतवर को सलाम करती है, कमजोर को कोई नहीं पूछता है। अपने आप में ताकतवर बने, और ताकत सबसे अधिक बुद्धि की होती है, समझ की होती है, और ताकत सबसे अधिक विचार की होती है। यहां पर जो भी भाई बोल रहा है वो अपने से नहीं जोड़ रहा है आप लोगों को, हम लोगों को, वो विचार से जोड़ रहा है। आदमी जा सकता है लेकिन विचार नहीं जा सकता। भगत सिंह गया नहीं है, उसका विचार जिंदा है। नेताजी गए नहीं, उसका विचार जिंदा है। और इसलिए आप सभी जिंदा शहीद हो, यहां बैठे हो। राजीव भाई जी गए नहीं है, उनका विचार जिंदा है। दोस्तों, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद गए नहीं है, उनका विचार जिंदा है। विचार मुख्य है। इसलिए जनशक्ति, ताकत है तो आप जो मर्जी कर सकते हैं, और ताकत सबसे बड़ी विचार की ताकत है, सबसे बड़ी विल पावर है, विचार की ताकत है। 19वीं शताब्दी मसल पावर का युग था। जिसके पास बाहुबली अधिक होते थे वही संसार पर शासन करता था। 20वीं शताब्दी मनी पावर, जिसके पास धन अधिक रहा उन्होंने शासन किया। ये जो शताब्दी है ये माइंड पावर की है। सब दिमाग से घुमा रहे हैं, और दिमाग से घुमाने से मनी पावर भी आता है, मसल पावर भी आता है। क्यों जी? दोनों उसके मुट्ठी में है। तो सबसे बड़ी ताकत विचार की है, समझ की है। समझने का लक्ष्य मुख्य है। आगे है कमल। कमल है धन शक्ति, धन, संसाधन, धन। आप सभी जानते हैं, सभी भी ऐसे सोचते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान ये मूलभूत आवश्यकता है। सड़क, बिजली, पानी ये सार्वजनिक सुविधाएं हैं। शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा ये सामाजिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। 9 चीजें हो गई। रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा। अब इसमें दूसरे एंगल से लेंगे एक व्यक्ति के लिए जिंदा रहने के लिए, तो आहार है, आवास है, अलंकार है। आहार समझ रहे हो, खाना पीना जितना भी है वो सब आ गया। आवास, मकान आदि आ गया। अलंकार, वस्त्र हैं,
रसोई का सामान है, किचन का है और कुछ है, जो भी सहायक सामग्री है, चारपाई है, बिस्तर है, जो भी सुविधाएं हैं, टीवी, फ्रिज, जो भी कुछ आया हुआ है घर में, वो हो गए। ये अलंकार हो गए। 3 चीजें तो ये हो गई। 3 चीजें हैं वो शरीर की गति को बढ़ाने के लिए हैं। कौन कौन सी? दूरदर्शन, दूरगमन, दूर श्रवण। दूर की सुन सकें, दूर जा सकें और दूर का देख सकें। तो मोबाइल है, गाड़ी है, अब ये माइक है, इसने मेरी गति को बढ़ा दिया है। मैं आराम से बोल करके भी सबको सुन रहा है। तो ये एक गति को बढ़ाने वाला साधन हो गया। इन 3 को बोलते हैं महत्वाकांक्षा। 3 सामान्य आकांक्षा हैं, आहार, आवास, अलंकार। 3 महत्वाकांक्षा हैं, दूरदर्शन, दूरगमन, दूर श्रवण। ये शरीर की गति को बढ़ाने के लिए है। 3 शब्द मैंने बोले थे, याद होंगे आपको। पहले जो शुरू में 3 शब्द बोले थे कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है इसमें, आपने समझ को चुना था। 2 और थे उसमें, कौन से थे? संबंध और सुविधा। ठीक है। अब देखो, जिसकी समझ अच्छी होगी तो उसका जो संबंध होगा पत्नी से, भाई से, माता पिता से, बेटा बेटी से, दोस्त से, ठीक है, सहयोगी से, चाचा ताऊ से, मित्र से, वो संबंध बढ़िया होगा या उस संबंध में कहीं न कहीं गिले शिकवे शिकायत युक्त होगा? समझ अच्छी है तो संबंध बढ़िया होगा, है कि नहीं? जो व्यक्ति, कई आदमी में बड़ा हुनर होता है, चलता चलता अपने बना लेते हैं। बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, चलते चलते बना लेते हैं। कैसे? अब देखिए, एक संबोधन है। जब भी आप बोलेंगे तो कोई ना कोई संबोधन तो करेंगे। घर में आप संबोधन शुरू कर दीजिए, और पहल करने वाला बड़ा होता है। यह संगठन की बात है। घर भी एक संगठन है, परिवार भी एक संगठन है, समाज भी एक संगठन है। ठीक है। तो क्या होता है, जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं? ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि ये पहले बोलेगा, मैं बड़ा हूं, मैं धनवान हूं, मैं बड़े पद वाला हूं। पहल करने वाला बड़ा माना जाता है। तो क्या करते हैं? नमस्ते भैया, नमस्ते भाई। देखो, अब जो भी संगठन का भाई ऐसे मिलेगा और आपस में नमस्ते बोलेगा, एक दूसरे के नंबर लेगा, तो आप कहीं पर भी हैं, मैंने यहां सही राम जी का नंबर ले लिया, राजवीर जी का नंबर ले लिया, तो इस क्षेत्र में मैं कभी भी आऊंगा तो मैं ऐसा समझूंगा मैं सिक्योर हूं। यहां के जो धर्मशाला के मैनेजर हैं उनका नंबर हमने ले लिया, इधर से 1-2 भाई का ले लिया। तो मैं जब भी मुझे देर सवेर हो जाए, आना जाना हो जाए, कहीं फंस जाऊं, कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो मुझे एक कॉल करनी है। बाकी मैनेज तो ये करेंगे ना, है कि नहीं? करेंगे कि नहीं करेंगे? अब ऐसे ही अपना एक बड़ा परिवार बन जाएगा। तो पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी जाएंगे तो आपको टिफिन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको होटल में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है कि नहीं बड़ी बात? है कि नहीं बड़ी बात? यहां से आप जब कल जाएंगे तो जो भाई गाड़ी लेकर के आया हुआ है तो वो ये सोचेगा संगठन की दृष्टि से कि गाड़ी में 5 की जगह है तो मैं 6 बैठा करके ले जाऊं। सोचेगा कि नहीं सोचेगा? सोचेगा ना कि मेरे पास इतनी जगह है भाई, मैं इधर से चल रहा हूं और जिस भाई को शेयरिंग करना वो आ सकता है कि नहीं? यात्रा बढ़िया बीतेगी, टोल वाले भी डरेंगे ठीक है, और मॉल वाले भी डरेंगे, और उनका बीपी हाई होगा, आप हारमोनी में जाएंगे, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी बीतेगी, है कि नहीं? तो संबंध में संबोधन का ध्यान रखो भाई आपस में। एक बार भी बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ हल्का शब्द मत बोलो। उनके सम्मान का ध्यान रखो, उनके एक गरिमा है, एक मर्यादा का ध्यान रखें।
तो उससे क्या होगा, संबंध में घनिष्ठता आएगी, और बार बार हम करते तो वो हो जाता है। ऐसे ही संबंध अच्छे हो गए, समझ अच्छी है, तो जिसके पास समझ है तो वो जितना उसको सुविधाएं चाहिए उससे अधिक ले लेगा, या तो श्रम करके या दुष्टों के गले में अंगूठा दे करके निकाल लेगा। लौटा हुआ तंत्र को छोड़ेगा थोड़ी। हमारे गांव में एक भाई ने, जब हम आ रहे थे, हम लोहारू के पास से आए और यहां तक 20 रुपए में आए हैं। 20 रुपए लगे हैं हमारे, लगे ही नहीं पैसे, संबंध है ना हमारे। और किसी के निजी वाहन में नहीं आए, बसों में आए हैं। ठीक है, चलते चलते ये दोस्त बढ़ा लेते हैं अपना, ठीक है, हाँ जी हाँ जी, यात्रा भी अच्छी कट गई, पैसे भी नहीं लेते, चाय की ओर पूछते, थैला भी उतार करके दे देते हाथ में। अब देखिए, हमारे गांव के एक भाई ने 45,000 रुपए दुकान का लोन लिया। 7 साल के बाद उसके पास नोटिस आ गया और उसके वो 82,000 मांग रहे हैं। अब उसने 72,000 रुपए भरने के लिए चला गया, जेब में डाले हुए, 10,000 तो कम कर ही देंगे। अब गया तो वहां पर जो मैनेजर था उसने कुछ ऐसा कहा, सुने होगे कि मेरे पास अभी टाइम नहीं, बाद में करिए, बैठ से वहां पे। मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्यों सुनते नहीं ना अपने आदमी, मेरे पास भी टाइम नहीं तो तेरे पास नहीं तो ये चले यार। तो वापिस आ गया, जेब गर्म थी ना, उससे बोल रहा था वो। अब फिर 1 साल के बाद मैनेजर आता है और सेटलमेंट करता है, यार कैसे भी तो कुछ है ही नहीं जी, मैं दूं कहां से, है ही नहीं जी, ये लगी कहीं से हवा, उनको भी है ही नहीं जी, मैं तो मरा पड़ा हूं, ये है वो। आप आश्चर्य करेंगे, 20,000 रुपए में नोटिस दे दिया। कहां बेहतर दे रहा था, और 25 और ले लिए बैंक से, है क्या नहीं। तो देखिए, पूरी समझ के साथ जो भाई है वो अच्छे से संबंध बनाएगा, संगठन बढ़ेगा, घर का भी अच्छा वातावरण रहेगा, दूसरों का भी रहेगा, और अपनी आवश्यकताओं को पहचान करके उनको पूरी अपने आप कर लेगा। अब एक बात और पूछते हैं हम, संगठन की बात समझ में आ गई, एक बात और पूछते हैं, हम जो तेल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, आज पेट्रोल की कीमत कितनी है? 100 के लगभग, 100 के लगभग हो गई, 98 हो गई, 99 हो गई, 101 हो गई, ठीक। एक्चुअल में हम पेट्रोल की कीमत कितनी देते हैं? बताएंगे? 35-40 रुपए। ये 35-40 कम क्यों कर दिया आपने? कहां चलेगी वो बाकी कीमत? टैक्स है, ठीक है, तो 35-40 रुपए कीमत होगी। अब इसमें भी आप और सोचो, और कुछ कम कर सकते हो क्या? 35-40 से कम कर सकते हो क्या? है जी, बताओ। नहीं कर सकते, क्यों? एक्चुअल जो कीमत है, एक्चुअल कीमत हम कितनी देते हैं पेट्रोल की? टैक्स को निकाल दिया आपने, आप 35 पर आ गए। और भी कुछ कम हो सकती है क्या? ये कितनी? एक्चुअल में पेट्रोल का कीमत हमने कितना दिया? प्रोसेसिंग है, ट्रांसपोर्ट है, उसमें वो सब है, तो एक्चुअल में कितना दिया? 17 पर आ गए। 35 से 17 पर आ गए, यार कत्ती मारोगे क्या? एक्चुअल में कितनी कीमत दी? 28 से 30। आप बोलो भाई, एक्चुअल में हमने पेट्रोल की कीमत कितनी दी? वो तो प्रोसेसिंग की होगी, टैक्स की दिया ना। पेट्रोल की कीमत कितनी दी वो दोनों बताओ ना भाई।
अरे यही तो पता करना है। क्यों जी रविंद्र जी, आया समझ में? आया क्या कुछ समझ में? एक्चुअल में पेट्रोल की कीमत कितनी दी हमने? अरे भाई, जमीन से जो पेट्रोल निकाला उसकी किसको क्या दिया, किसने दिया? अरे कोयला निकाला जमीन से, उस कोयले की एक्चुअल कीमत किसने किसको कहां दे के आएगा? ये मेरा है, नेचर का है। अरे धरती को फाड़ मारा। कौन होती है कंपनी? 12 साल के लिए कोयले की खादान दे दिया, लो एसके की खादान को दे दिया, पेट्रोलियम को कुआं दे दिया, पहाड़ दे दिया, जमुना की मिट्टी उठाने के लिए दे दिया। उसने सब कुछ फाड़ मारा, जल संसाधन को जहरीला बना दिया, ब्लास्ट कर करके नीचे कुआं बना दिया पत्थर निकालने के लिए। चारों तरफ का जल संसाधन को सोख करके बाहर फेंक दिया, बाहर फेंका, उसका पौधे सारे जल गए। और उस कंपनी ने 12 साल तक खूब लूटा। ब्लास्ट हो रहा है, माइनिंग चल रही है, पॉपलाइन चल रही है, ट्रक पर ट्रक चल रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, ये हाईवे बना रहे हैं, बुलेट पर वो चलाएंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। इस प्रकृति को, इस धरती को इस तरह से फाड़ मारा। उस गड्ढों के अंदर जो ऐसा कचरा, प्लास्टिक और गंदी चीजें डाली जो रिसाइकलिंग नहीं हो रही है, सारी धरती के बुखार चढ़ा दिया है, सारा ग्लोबल वार्मिंग खत्म कर दिया है, सारे संसाधनों को लूट मारा है। और अभी हम कह रहे हैं कि अभी तो 17 रुपए तो देंगे ही। दोस्तों, कचरा ही है खतरा, कचरा ही है खतरा। कचरा चाहे गली में हो, चाहे नाली में हो, मंदिर में हो, बाहर में हो, भीतर में हो, यहां तक कि चाहे दांत में हो, चाहे हाथ में हो, हाथ में हो, चाहे गात में हो, माथ में हो, चाहे साथ में हो, कचरा ही है खतरा। गली का, नाली का, मंदिर का, अंदर का, बाहर का, भीतर का, यहां तक कि दांत, आंत, हाथ, गात, नाक, कान का कचरा साफ हो सकता है। इस मस्तिष्क का कचरा साफ कौन करेगा? इस मस्तिष्क का कचरा साफ करने का ठेका आप लोगों ने लिया है। और ये कचरा साफ करके छोड़ेंगे, न मस्तिष्क में छोड़ेंगे, ना इस धरती के गर्भ में छोड़ेंगे, और न उस दुष्टों के अंदर छोड़ेंगे। और एक दिन वो आएगा जिस दिन पूरे भारतवर्ष के अंदर जो आज स्थिति है कि व्यक्ति घुटन में जी रहा है, परिवार टूटते हुए नजर आ रहे हैं, प्रकृति में प्रदूषण है, समाज में शोषण है। व्यक्ति घुटन मुक्त हो, परिवार टूटन मुक्त हो, समाज शोषण मुक्त हो, प्रकृति प्रदूषण मुक्त हो, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं और इससे कम में चलता नहीं। यही 4 बातें हैं दोस्तों, इन्हीं को समझना है, समझ करके जीना है और सारे सिस्टम को हिलाना है। व्यवस्था बदलेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। बस समझ करके, संगठित होकर के, अपनी ताकत को पहचान करके बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, और तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, और तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। इतनी शक्ति आपके हाथों में। बहुत बहुत धन्यवाद।